जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज हम लोग साइंस का सेट नंबर 139 को करेंगे। उससे पहले जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दे। और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेजेबल पीडीएफ पर अपलोड कर दिया गया है और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो चैनल के प्ले लिस्ट में जा करके पिछला वीडियो को देख सकते हैं। ठीक, और आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। ठीक, और आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक, चलिए आज के पहला प्रश्न को देखते हैं। ठीक, देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कहता है कि प्राकृतिक रबर का बहुलक है, यानी कि इसमें से कौन है जो कि प्राकृतिक रबर का बहुलक है। ठीक, सबसे पहले देखिए कि बहुलक बनता कैसे है। तो बहुलक जो है ना आपको बहुलीकरण प्रक्रिया द्वारा बनता है। ठीक ना, देखिए बहुलीकरण प्रक्रिया क्या होता है, जैसे देखिए एक ही प्रकार के होता है अणु। ठीक ना, एक ही प्रकार का अणु है। ठीक, ये दोनों जैसे एक ही प्रकार का अणु है, ये दोनों जो है या तो एक या एक से मतलब दो या दो से अधिक अणु एक ही प्रकार का अणु आपस में मिलता है और एक जो है ना बहुत ही अधिक अनुभार वाला अणु का निर्माण करता है। ठीक ना, इसे ही हम बहुलीकरण कहते हैं। ठीक ना, और इसमें जो अणु भाग लेता है उस अणु को कहते हैं एकलक। अणु क्या कहते हैं, जो ये अणु दोनों भाग लिया है इस दोनों को क्या कहते हैं, तो एकलक कहते हैं। एकलक कहते हैं। और जो उत्पाद निकलता है उसे हम बहुलक कहते हैं। ठीक ना, तो यहाँ हमसे क्या पूछा है, प्राकृतिक रबर का बहुलक कौन है। तो यानी प्राकृतिक रबर का बहुलक किस समय से आइसोप्रीन है। ठीक, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आइसोप्रीन। ठीक, देखिए आइसोप्रीन क्या है कि ये जो है ना आपको आइसोप्रीन एक ये आपको रंगीन द्रव है। ठीक, क्या है ये, तो ये आपको रंगीन द्रव है। ठीक ना, और इसका जो है यूज जो है आपको ये पेट्रोलियम के भंजन के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका चलिए अगला प्रश्न है कि CO समूह का आबंध क्रम क्या होता है। देखिए CO क्या यानी कार्बन मोनोऑक्साइड समूह का जो है आबंध क्रम क्या होता है। ठीक, देखिए आबंध पर क्रम क्या होता है सबसे पहले समझते हैं। ठीक, देखिए आबंध क्रम क्या है कि एक संख्या है जो कि हमें बताती है कि अणु या समूह बनने वाले दो परमाणुओं के मध्य उपस्थित बंधन कितना मजबूत है। ठीक नहीं, यानी कि आबंध हमको ये बताता है कि दो अणु जो है या परमाणु है इसके मध्य उपस्थित जो बंधन है वो कितना मजबूत है, यही हमें आबंध बताता है। ठीक ना, और आबंध क्रम का अधिक होना अधिक मजबूती तथा आबंध क्रम का कम होना तो कम मजबूती को प्रदर्शित करता है। ठीक ना, जिसमें क्या है कि CO होता है यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, इस समूह का आबंध कितना होता है, तो 3 होता है। ठीक, तो देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान अनुभव करने लगती है। ठीक, जैसे देखिए कोई भारी काम करता है, जैसे कोई मेहनत का काम करता है, तो उसमें क्या होता है कि मांसपेशियां जो है थकान महसूस करता है, थोड़ा जो है मांसपेशी दर्द करने लगता है। ठीक, तो दर्द करने लगता है तो ये क्यों करता है साथ, इसी कारण करता है कि वहाँ जो है ना आपको लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाता है। ठीक, तो उसी कारण ये करता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लैक्टिक एसिड। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि शक्कर के किण्वन से क्या बनता है। ठीक, देखिए शक्कर है यानी कि शक्कर क्या एक प्रकार का ग्लूकोज हुआ। ठीक, जिसको जब किण्वन होगा, देखिए ग्लूकोज क्या होता है C6H12O6 होता है। देखिए इसका जब किण्वन किया जाता है फर्मेंटेशन, तो इसमें बनता है क्या बनता है, तो आपको बनता है आपको C2H5OH प्लस क्या निकलता है, तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। ठीक ना, क्या निकलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। देखिए इसको संतुलित कर लेते तो यहाँ 2 लग जाएगा और देखिए ऑक्सीजन में भी 2 लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या कहा है कि शक्कर के किण्वन से क्या बनता है, तो शक्कर के किण्वन से, ये शक्कर का किण्वन हो गया, यहाँ फर्मेंटेशन हो गया, तो ये क्या बना, तो C2H5OH बना। तो C2H5OH क्या है, तो ये आपको एक प्रकार का एथेनॉल है। ठीक ना, एथेनॉल है। ठीक, तो एथेनॉल है यानी कि इसे ही हम कहते हैं इथाइल अल्कोहल। ठीक, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल। इसमें पूछता है कि किण्वन के फलस्वरूप कौन सा गैस निकलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदला जाता है। ठीक ना, अभी तुरंत देखे थे कि ग्लूकोज का जो किण्वन होता है कि जो होता है जैसे C6H12O6, देखिए इसका जो किण्वन होता है जिसमें कि C2H5OH बनता है और जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। ठीक, तो ये जो किस एंजाइम की उपस्थिति में होता है, तो ये आपको जाइमेज की उपस्थिति में होता है। ठीक, आता है तो ये आपको जाइमेज एंजाइम के उपस्थिति में ये होता है। ठीक ना, तो यहाँ हमसे क्या पूछा है कि किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है, तो ये आपको जाइमेज के द्वारा ही बदल जाता है, इसका किण्वन होता है। ठीक, तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि सीरा किसके उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल है। ठीक, यानी कि सीरा, सबसे पहले समझिए कि सीरा क्या होता है। सीरा जो है एक मोटा द्रव है, क्या है, एक मोटा द्रव है जो कि गन्ने के रस या चुकंदर से जो है ना शक्कर बनाते समय यह उत्पादन के रूप में प्राप्त होता है। ठीक ना, और देखने में यह जो है कुछ मधु जैसा होता है। ठीक ना, और सोरे से शराब बनाई जाती है। इस सोरा जो है यानी कि सीरा, इससे क्या होता है, शराब बनाई जाती है। ठीक ना, और सीरा या
या इसे मोलासिस कहते हैं, इसे जो है गन्ने के रस से बनाया जाता है, ठीक ना। यह गुड़ और गन्ने के रस के बीच का भाग होता है, ठीक ना। ये क्या कहा है आपको, शीरा किसके उत्पादन के लिए अति उत्तम होते हैं। शीरा क्या है, तो ये प्रकार ग्लूकोज है, ठीक। जब इसे इसको किण्वन किया जाता है, क्या बनता है, तो एल्कोहल बनता है, ठीक। तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अल्कोहल, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर सेल्यूलोजी रेशे का उदाहरण है, ठीक। गैर सेल्यूलोजी रेशे का उदाहरण इस सब में से कौन है, ठीक। देखिए ऑप्शन नंबर ए में रेयोन है, बी नंबर में लिनन है, सी में जूट है और डी में नायलॉन है, ठीक। तो इस सब में से कौन है जो कि आपको गैर सेल्यूलोजी है। गैर सेल्यूलोजी मतलब क्या है कि वो पादप जगत में नहीं होगा, ठीक ना, मतलब ये पादप से नहीं बना होगा, ठीक। तो देखिए रेयोन पादप से बनता है, लिनन भी बनता है और जूट तो बनता ही है, ठीक ना। लेकिन नायलॉन क्या है कि ये पादप से नहीं बनता है, ठीक। इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक ना। प्रश्न है कि नींबू खट्टा किस कारण से होता है। देखिए नींबू होता है आपको स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है, ठीक। तो स्वाद में खट्टा ये किस कारण से होता है, तो ये आपको साइट्रिक एसिड के कारण होता है, ठीक। इसमें क्या पाया जाता है, तो साइट्रिक अम्ल, ठीक। इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, साइट्रिक अम्ल, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा जो है दिए गए कूटे उत्तर करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक। देखिए सूची 1 में क्या दिया हुआ है कि कुछ तत्व मतलब कुछ पदार्थ दिया है, उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, उसमें उनको सुमेलित करना है, ठीक। देखिए ए में दिया है आपको अचार, ठीक। देखिए अचार में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो अचार में देखिए आपको एसिटिक एसिड पाया जाता है, ठीक। यानी कि 1 2 के साथ मिल गया, ठीक। अब देखिए खट्टा दूध, तो खट्टा दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो लैक्टिक एसिड, ठीक। तो बी 3 के साथ। अब देखिए सेब है, ठीक। सेब में होता है मैलिक एसिड, तो सेब देखिए आपको किसके साथ मिल जाएगा, तो 4 के साथ। अब है डी में शीतल पेय एवं सोडा वाटर, इसमें कौन सा एसिड होता है, तो कार्बोनिक एसिड होता है, ठीक। देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ये देखिए आपको ऑप्शन नंबर बी में देखिए क्या दिया हुआ है कि 1 का 2 और बी का 3, सी का 4 और डी का 1, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है, ठीक। नीचे प्लास्टिक है तो उससे जो है आपको कौन सा गैस उत्पन्न किया जाता है, ठीक। तो इससे जो है आपको उत्पन्न होता है आपको पॉलीहाइड्रोजन गैस, ठीक है। कौन गैस, तो पॉलीहाइड्रोजन गैस, ठीक। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में प्रयोग किया जाता है, ठीक। देखिए बुलेट प्रूफ वस्त्र जो होता है ये आपको बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये आपको पॉलीएमाइड का प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पॉलीएमाइड, ठीक। देखिए पॉलीएमाइड को ही क्या कहा जाता है, इसे ही कहा जाता है आपको पॉलीपेराफेनिलीन टेरेप्थोलेमाइड, ठीक। लेमाइड, ठीक। ये क्या, इसे ही क्या जाता है आपको सिंथेटिक फाइबर भी कहा जाता है, सिंथेटिक फाइबर। और इसका ब्रांड नाम क्या है, इसका जो ब्रांड होता है उसका नाम क्या होता है, तो उसके तहत इसका नाम कैलोवर रखा जाता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि खानों में अधिकतम विस्फोट निम्न में से किसके मिलने से होता है। देखिए खान जो होता है यानी कि जहाँ खुदाई होता है वहाँ पर क्या होता है कि विस्फोट बराबर होते रहता है, ठीक। तो किसके मिश्रण से होता है, तो वहाँ जो है ना आपको मीथेन के साथ जो है ना वायु का मिश्रण होता है, जिससे क्या होता है वहाँ पर विस्फोट होते रहता है, ठीक। तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है, ठीक। इस सब में से कौन है जो कि विस्फोटक नहीं है, ठीक। देखिए ए में दिया हुआ है आपको नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, ठीक। बी में दिया हुआ आपको TNG, सी में दिया हुआ है TNT और डी में दिया आपको पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। देखिए इस सब में देखिए TNG क्या होता है आपको, तो ये होता है आपको ट्राई नाइट्रेट ग्लिसरीन होता है, ठीक ना। ये जो है आपको विस्फोटक ही है, ठीक। और TNT भी विस्फोटक है और पोटेशियम क्लोराइड ये भी विस्फोटक है, ठीक है। ये हमसे पूछा है कि विस्फोटक नहीं है तो विस्फोटक कौन नहीं होगा, तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है ना आपको ये विस्फोटक नहीं होगा, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि 2 उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा 2 उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, ठीक है। 2 उत्तरोत्तर मतलब क्या कि लगातार, ठीक है। तो लगातार गर्त अथवा लगातार श्रृंग के बीच की दूरी क्या कहते हैं। देखिए तरंग देखिए कैसा होता है, देखिए ऐसा होता है, ठीक। देखिए जो ऊंचा वाला है ये ऊपर वाला इसे श्रृंग कहा जाता है और नीचे वाला को गर्त कहा जाता है, ठीक। यहाँ क्या कहा है कि 2 उत्तरोत्तर श्रृंग यानी कि पहला श्रृंग और लगातार श्रृंग यानी कि दूसरा श्रृंग, इस दोनों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, ठीक ना। इस दोनों के बीच की दूरी को तरंगधैर्य कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो तरंगधैर्य कहा जाता है। जैसे क्या होता है लैम्ब्डा से डिनोट किया जाता है, ठीक ना। श्रृंग एवं 2 उत्तरोत्तर गर्त में देखिए ये गर्त दोनों गर्त हुआ, ये दोनों के बीच की दूरी भी तरंगधैर्य ही होता है, ठीक ना, यानी कि लैम्ब्डा ही होता है, ठीक ना। अगर पूछता कि एक श्रृंग और एक गर्त के बीच की दूरी क्या कहते हैं, देखिए यहाँ श्रृंग है और ये गर्त है, इस दोनों के बीच की दूरी तो ये क्या होता है आपको, तो ये लैम्ब्डा बटा
2 हो जाता है, ठीक नहीं कि पूरा लैम्डा है तो आधा क्या हो जाएगा, λ/2 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ हमको क्या पूछा है, दोनों श्रृंग या लगातार श्रृंग या लगातार गर्त के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं, ठीक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है। यानी कि रेडियो तरंग जहाँ पर चलता है, यानी कि रेडियो तरंग जहाँ पर विक्षेपित होता है तो उसके जो है आपको आयन मंडल होता है, ठीक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आयन मंडल, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि कॉस्मिक किरणें के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक ना, कौन सा कथन जो है गलत है, ठीक। देखिए यहाँ देखिए आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया होगा कि ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक। देखिए कॉस्मिक किरण जो है आपको विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, ठीक ना, यही कथन गलत है, ठीक। अब देखिए सही कथन को देख लेते हैं। बीम जो है उसका तरंग दैर्घ्य बहुत छोटी होती है, ठीक है। कॉस्मिक किरण का जो तरंग दैर्घ्य ये बहुत छोटी होती है, सही बात है। सी में दिया है कि ये बहुत अधिक ऊर्जा वाले आवेशित कणों की बनी होती है, ठीक है, क्योंकि देखिए कॉस्मिक कण जो होता है ये बहुत अधिक ऊर्जा वाले आवेशित कण की बनी होती है, ठीक। आप देखिए डी में दिया है कि वे सूर्य से उत्पन्न होते हैं, ठीक बात है, क्योंकि देखिए कॉस्मिक किरण जो है ना आपको ये सूर्य से ही उत्पन्न होता है, ठीक ना। देखिए इसका वेग जो होता है लगभग प्रकाश के वेग के बराबर ही होता है, ठीक नहीं। यानी कि क्या यहाँ हमसे क्या पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, यानी कि गलत कथन हमसे पूछा है, तो गलत कथन कौन है, ये ऑप्शन नंबर ए ही गलत कथन है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि ध्वनि का वेग अधिकतम होता है किस में। देखिए ध्वनि का वेग जो है किस पर निर्भर करता है, तो ये आपको माध्यम के घनत्व पर निर्भर करता है। जो माध्यम जितना अधिक घनत्व होगा ना, मतलब उसमें जो है ध्वनि का वेग उतना ही अधिक होगा, ठीक ना। जैसे देखिए यहाँ देखिए आपको ठोस होता है, देखिए ठोस क्या है, सबसे अधिक घनत्व होता है, ठीक ना। ठोस का घनत्व सबसे अधिक होता है, उससे कम घनत्व होता है आपको द्रव का, और सबसे कम घनत्व होता है किसका, तो गैस का होता है, ठीक ना। यानी कि जो ज़्यादा सघन होगा ना उसमें ध्वनि का वेग अधिक होगा, ठीक ना। तो यहाँ देखिए ठोस का घनत्व, यहाँ देखिए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में एम वायु दिया है, गैस हो गया तो ये नहीं होगा। बीम दिया है द्रव, तो द्रव देखिए द्रव तो भी तो नहीं होगा, निर्वात भी नहीं होगा, ठीक। निर्वात में तो गमन ही नहीं कर पाता है ध्वनि, ठीक ना। यहाँ देखिए धातु है, धातु क्या है, एक प्रकार का ठोस है, तो इसका मतलब क्या होता है, घनत्व भी अधिक होता है और ये सघन भी अधिक होता है, ठीक। तो इसमें क्या होता है, ध्वनिक वेग अधिक होता है, अधिकतम होता है, ठीक, इस ऑप्शन के अनुसार, ठीक। इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि ध्वनि तरंगे जो है आपको कहाँ क्या होती है उसके बारे में समझिए। देखिए ए नंबर दिया है कि निर्वात में चल सकती है। देखिए ध्वनि तरंग जो है उसके चलने के लिए कुछ ना कुछ माध्यम की जरूरत होती है, ठीक ना। बिना माध्यम का ध्वनि तरंग क्या होता है, गमन कर ही नहीं पाता है, ठीक। तो निर्वात में तो ये नहीं चलती है, ठीक। तो ये गलत कथन है, ठीक। बीम का है केवल ठोस माध्यम में चल सकती, नहीं, गलत बात है, ठोस द्रव गैस तीनों में चलता है, ठीक ना, ये तो गलत है, ठीक, ये भी गलत है। सी में दिया है कि केवल गैस में चल सकती, नहीं, अभी तुरंत देखे थे कि ठोस द्रव गैस तीनों में चलती है, तो केवल गैस में तो नहीं चल पाएगी, ठीक है। अब देखिए डी में दिया है कि ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती है, ठीक है, यानी कि ठोस में भी चल सकता है, गैस में भी चल सकता है, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि आंतों के रोगों के निदान में निम्न किरणों का उपयोग कहते हैं। देखिए आंतों का जो रोग हो जाता है उसको निदान, यानी कि उसको निदान करने के लिए कौन सा किरण का प्रयोग करता है, तो ये आपको एक्सरे का प्रयोग करता है, ठीक। तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक्स किरण, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि सीटी स्कैन करने में प्रयोग लाई जाती है, ठीक है ना। देखिए सीटी स्कैन क्या होता है, देखिए इसका फुल फॉर्म होता है, सबसे पहले समझिए इसका फुल फॉर्म होता है आपको कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ठीक। क्या है, तो कंप्यूटेड टोमोग्राफी है, ठीक है। ये क्या है, आपको विशेष प्रकार का ये एक्सरे परीक्षण है, ठीक ना। इसके द्वारा क्या होता है कि शरीर के जो अंदरूनी अंग होता है ना उसको देखा जाता है, जिससे क्या होता है वहाँ के रोग के बारे में पता चलता है, ठीक ना। यहाँ सीटी स्कैन करने प्रयोग लाए जाते हैं कौन सी तरंग का, तो ये आपको एक्सरे का प्रयोग लाया जाता है, ठीक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक्स किरण, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि डेसिबल इकाई का प्रयोग जिसके मापने में होता है वह क्या है। देखिए डेसिबल क्या है, तो ये आपको ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है, ठीक ना। तो डेसिबल क्या है, तो ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई थी, किस ऑप्शन दिया है, तो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ध्वनि की तीव्रता, ठीक ना। अब देखिए एक डेसिबल जो होता है, एक डेसिबल वो जो है ना एक बेल का क्या होता है, आपको 10वां भाग होता है, ठीक ना। कितना होता है, 1/10 होता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक। एक में दिया हुआ है कि हृदय जो है आपको श्रव्य आवृत्ति कंपन करती है, ठीक है, क्योंकि देखिए हृदय का जो धड़कन होता है जो आवृत्ति करते रहता है कंपन, उसको जो है ना हम सीधा नहीं सुन सकते, ठीक है। इसको सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग कहते हैं, क्या हुआ, अपश्रव ही हुआ, ठीक। तो सही है। दो में दिया हुआ है आपको कि ध्वनि की गति गैस में द्रव एवं ठोस की तुलना में अधिक होती, नहीं, गलत है। क्योंकि देखिए ध्वनि जो है कैसे गमन करता है, तो ये जो जितना माध्यम सघन होगा उसमें उतना अधिक, देखिए सबसे अधिक इसका तेज होता है ठोस में, उससे कम होता है आपको द्रव में, और सबसे कम किस में होता है ध्वनि का वेग,
तो गैस में होता है, ठीक है। नहीं, हमसे क्या कहा है कि ध्वनि की गति गैस में द्रव एवं ठोस की तुलना में अधिक होती है। नहीं, गलत है, क्योंकि देखिए ठोस में ही सबसे अधिक होती है। और देखिए 3 में कहा है कि मैक संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ध्वनि की गति जो है उसको वर्णित करने के लिए मैक संख्या का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक, ये भी सही है। 4 में दिया कि प्राश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति जो है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, हाँ ये भी सही है। देखिए प्राश्रव्य तरंग जो होता है इसकी आवृत्ति क्या होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। यानी कि कौन कौन सही है, तो 1, 3 और 4 ये सही है, ठीक। तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि पराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण क्या होता है। देखिए पराध्वनिक जेट जो होता है ये कहाँ पर उड़ता है, तो ये आपको समताप मंडल में उड़ता है, ठीक ना। तो समताप मंडल में उड़ता है तो जिससे क्या होता है, इसका ईंधन जो होता है वो दहन होता है, ठीक। ईंधन के दहन से क्या होता है, नाइट्रोजन की ऑक्साइड बनता है, ठीक। और नाइट्रोजन का ऑक्साइड क्या करता है कि समताप मंडल की ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है, ठीक ना। यानी क्या होता है कि ओजोन लेयर को बाधा देता है, ठीक। तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। चलिए आज का अंतिम प्रश्न था। अगर आपको सारा प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, ठीक। और कमेंट बॉक्स से अपना फीडबैक जरूर दें, ठीक। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे तो वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के पिछला वीडियो को देख सकते हैं, ठीक। चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।